इकाई 2 मूलभूत आर्थिक अवधारणाएं 2.0 उद्देश्य। इस इकाई में आप इन विषयों पर समुचित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 1, अर्थशास्त्र की समष्टि एवं व्यष्टि अध्ययन शाखाओं में मूलभूत अंतर। नंबर 2, बाजार की अवधारणा एवं इसकी कार्यप्रणाली। नंबर 3, मांग एवं पूर्ति फलन। नंबर 4, संतुलन एवं असंतुलन की अवधारणाएं एवं अर्थशास्त्र में इनका महत्व। नंबर 5, मांग पूर्ति द्वारा किसी वस्तु की कीमत एवं खरीद बेची गई मात्रा का निर्धारण। 2.1 प्रस्तावना। इस इकाई का आरंभ हम व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के भेद से कर रहे हैं। इस इकाई में केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे और क्योंकि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का संबंध केवल व्यक्तिगत बाजारों से है, इसलिए हम बाजार की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। बाजार व्यवहार के अध्ययन में किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति दो आधारभूत उपकरण हैं। यदि किसी वस्तु का बाजार है तो उसकी कीमत भी अवश्य ही होगी। अतः हमारा अगला कदम कीमत की अवधारणा की व्याख्या करना होगा। बाजार में सारा लेन देन किसी न किसी कीमत पर ही होती है। बाजार में कीमत ही वस्तु की मांग एवं पूर्ति के बीच समानता लाकर संतुलन पैदा करती है। अतः इस इकाई में हम संतुलन एवं असंतुलन की अवधारणाओं पर विचार करेंगे। 2.2 व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि शब्दों के अर्थ हैं छोटे और बड़े या सामूहिक। व्यष्टि अर्थशास्त्र आधारभूत आर्थिक इकाइयों जैसे कि एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक बाजार या फिर किसी आगत के एक आपूर्तिकर्ता के व्यवहार से जुड़ा है। विश्लेषण की इकाई छोटी ही रहती है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम बड़ी इकाई का अध्ययन करते हैं। वास्तव में ये दोनों विश्लेषण विधियाँ एक अर्थव्यवस्था की कार्यपद्धति के अध्ययन से जुड़ी हैं। दोनों इस अध्ययन का आरंभ अलग अलग दृष्टिकोणों से करती हैं। अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का विश्लेषण दो बातों से प्रारंभ किया जाता है। इसमें प्रथम है व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत, जो कि व्यक्तिगत बाजारों, उपभोक्ताओं, फर्मों, उद्योगों पर केंद्रित है। व्यष्टि सिद्धांत में अर्थव्यवस्था के आधारभूत घटक इकाइयों पर ध्यान दिया जाता है। इस बात की सूक्ष्मता से जांच की जाती है कि ये इकाइयाँ कैसे कार्य करती हैं, इनकी निर्णय प्रक्रिया क्या है और इनके परस्पर संबंध किस तरह संचालित होते हैं। दूसरा है समष्टिगत आर्थिक सिद्धांत, जिसमें राष्ट्रीय व्यय, समग्र उपभोग, समग्र निवेश, व्यय, रोजगार का स्तर व सामान्य कीमत स्तर जैसे विस्तृत समूहों का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह विश्लेषण किया जाता है कि इन विस्तृत समूहों के आपसी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, इन विस्तृत समूहों का व्यवहार क्या है तथा इनका निर्धारण कैसे होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यष्टि तथा समष्टि सिद्धांतों का अंतर इस बात पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन कितनी छोटे या बड़े समूह के आधार पर किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सभी चर अपने व्यक्तिगत स्वरूप में होते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में उनके सामूहिक स्वरूप का अध्ययन होता है। इस दृष्टि से ये दोनों अर्थशास्त्र एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अंततः सभी आर्थिक निर्णय व्यक्तिगत स्तर पर ही लिए जाते हैं और ऐसे छोटे छोटे निर्णयों का सामूहिक उपभोग व्यय सभी उपभोक्ताओं के वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च का योग मात्र है। इसी तरह से अर्थव्यवस्था के समष्टि व्यवहार का प्रभाव व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय लेने पर भी पड़ेगा। यदि आयकर की दरें बढ़ा दी जाए तो परिवारों की प्रायोज्य आय कम हो जाएगी, फर्मों की बिक्री कम होगी और परिणाम स्वरूप उत्पादन में कटौती करना आवश्यक हो जाएगा। इस प्रकार एक समष्टि स्तर की घटना से अर्थव्यवस्था में व्यष्टि स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं अवश्य होती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमारा ध्यान मूलतः वस्तुओं और उत्पादक साधनों की सापेक्ष कीमतों पर केंद्रित रहेगा। इस दृष्टि से इसे कीमत सिद्धांत का नाम देना गलत नहीं होगा। जेम्स क्लर्क का कहना है कि समष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसी सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करता है जिसके अनुसार अर्थशास्त्री फर्म, उपभोक्ता
उद्योग, वस्तु और बाजार जैसे मौलिक आर्थिक इकाइयों के व्यवहार और अंतर संबंधों की व्याख्या कर सकते हैं। इस अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य यह बात समझाना है कि उत्पादन, विनिमय, वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन आदि किस प्रकार संपन्न होते हैं और किसी समाज में ये क्रियाएं विभिन्न प्रेरणाओं या प्रोत्साहनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करती हैं। 2.3 अर्थशास्त्र में बाजार की अवधारणा। आम बोलचाल की भाषा में बाजार का अर्थ है वह स्थान जहां वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय हो, जैसे आज़ादपुर की सब्जी मंडी, पहाड़गंज का कोटला की लक्कड़ मंडी, खारी बावली की अनाज मंडी, चांदनी चौक का कपड़ा बाजार, चावड़ी बाजार का कागज बाजार अथवा कीर्तिनगर का फर्नीचर बाजार। पर अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ इससे कहीं भिन्न और अधिक व्यापक है। एक अर्थशास्त्री की दृष्टि से बाजार उन जटिल गतिविधियों का नाम है जिनमें संभावित क्रेता और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जहाँ भी और जब कभी दो या उससे अधिक व्यक्ति कुछ क्रय विक्रय करते हैं तो वहीं पर चाहे स्थान या समय कुछ भी हो, बाजार बन जाता है। क्रेता और विक्रेता की शारीरिक उपस्थिति अर्थशास्त्र की बाजार की अवधारणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आधुनिक संचार व्यवस्था और कंप्यूटर तकनीकों के विकास के कारण तो बाजार की स्थापना के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। बस दो ऐसे व्यक्ति या समूह होने चाहिए जो विनिमय करने को उत्सुक हों। बाजार की मूलभूत विशेषता संभावित खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सौदेबाजी है, जिससे कि विनिमय की शर्तों का निर्धारण होता है। यहाँ संभावित सब पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बाजार में आने वाला हर व्यक्ति प्रचलित कीमतों पर कुछ न कुछ निश्चित मात्रा में खरीदारी करने या बेचने की मंशा से आता है, किंतु यदि प्रचलित कीमत अधिक हो तो कम कीमत पर खरीदारी के इच्छुक बाजार से बाहर ही रह जाते हैं। इसी तरह बाजार कीमत कम होने की स्थिति में ऊंचे दामों पर बिक्री करने की आशा में आए लोग बाजार से बाहर ही रह जाएंगे। बाजार की गतिविधियां यह निश्चित करेंगी कि कीमत क्या रहेगी, कितनी मात्रा का क्रय विक्रय होगा और क्रेता विक्रेता कौन होंगे। एक बाजार अर्थव्यवस्था में बाजार ही विभिन्न उत्पादों के बीच संसाधनों का आवंटन करता है। बाजार का स्वरूप पूर्ण प्रतियोगी, एकाधिकारी, अपूर्ण प्रतियोगी, एकाधिकारी प्रतियोगी या अल्पाधिकारी प्रतियोगी भी हो सकता है। बाजार का अस्तित्व संसाधनों के प्रयोग में कुशलता लाती है। बाजार से ही कौशलतापूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक जानकारी मिलती है। इस जानकारी में वस्तुओं की प्रकृति, प्रचलित कीमत और संभावित क्रेता विक्रेता आदि सम्मिलित रहते हैं। इसके अतिरिक्त बाजार से कोई और जानकारी नहीं मिलती। सामान्यतः बाजार की यह जानकारी निःशुल्क उपलब्ध रहती है। यद्यपि कुछ वस्तुओं से जुड़ी बाजार जानकारी के लिए कभी-कभी समय, पैसा और प्रयास तीनों की ही आवश्यकता पड़ जाती है। आधुनिक संचार व्यवस्था ने जानकारी के संग्रह, संचय और प्रयोग को काफ़ी सहज बना दिया। इससे निश्चित रूप से निर्णय प्रक्रिया में सुधार हुआ है। अब बाजार के अस्तित्व और कुशलता पूर्ण व्यवहार के लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि वस्तुओं के स्वामित्व के अधिकारों की परिभाषा सही ढंग से की गई हो, देश के कानून इन्हें संरक्षण देते हों और ये अधिकार हस्तांतरणीय हो। इन स्वामित्व अधिकारों का अर्थ है कि संपत्ति का स्वामी उस वस्तु के संबंध में कुछ फैसले स्वयं कर सके। इन फैसलों में सम्मिलित हैं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस वस्तु के प्रयोग पर बंधन, और यदि अन्य व्यक्ति इसे प्रयोग करे तो ऐसे प्रयोग के लिए कुछ कीमत वसूल कर सकना, और इन वस्तुओं और सेवाओं का स्वामित्व किसी और को पूरी तरह हस्तांतरित कर सकना। जेम्स क्लर्क कहते हैं, अर्थव्यवस्था में उत्पादित, क्रय विक्रय की गई और उपभोग की गई सभी चीज़ें संपत्ति अधिकार ही हैं जिन्हें हम वस्तुएं कहते हैं। किसी भी समाज में आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप संपत्ति अधिकारों के ढांचे से पूरी तरह जुड़ा होता है, क्योंकि इन्हीं संपत्ति अधिकारों से स्वहितों की अभिव्यक्ति होती है और प्रोत्साहन प्रभावित होते हैं। 2.4
मांग का अभिप्राय। अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ प्रभावी मांग है, ना कि कुल मांग। एक उपभोक्ता या परिवार द्वारा वस्तु की मांग का अर्थ है खरीदने की इच्छा के साथ साथ भुगतान करने की क्षमता भी होना। दूसरे शब्दों में, वे ही मानवीय इच्छाएं मांग कहलाती हैं जिनको प्राप्त करने के लिए क्रय शक्ति भी हो। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी वस्तु की इच्छा तभी मांग बन सकती है जबकि वह व्यक्ति उस वस्तु की कीमत चुकाने को तैयार हो और कीमत अदा करने की क्षमता भी हो। यदि व्यक्तियों के पास दाम चुकाने की क्षमता हो तो बाजार में उनकी मांग प्रभावी मांग बन जाती है। सामान्यतः दाम चुकाने की क्षमता व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है। एक उदाहरण, एक भिखारी दूध पीना चाहता है पर उसके पास पैसे नहीं हैं, अतः उसकी दूध की इच्छा को प्रभावी मांग नहीं कहा जा सकता। वह बाजार की क्रय विक्रय की गतिविधि में भाग नहीं लग सकता। किंतु यदि वह व्यक्ति कहीं रोजगार पाने में सफल हो जाए, किसी दुकान में मजदूर बन जाए और अपने काम की एवज में उसे नगद मजदूरी मिले, तो व्यक्ति अब बाजार से दूध खरीदने में समर्थ हो जाएगा। यह बात ध्यान देने के योग्य है कि यह व्यक्ति अब भिखारी नहीं रहा। वैसे यदि यह आदमी अपनी भीख में मांगी गई रकम में से दूध पैसे देने को तैयार हो तो भी उसकी मांग प्रभावी मांग बन जाएगी। अतः किसी व्यक्ति के लिए वस्तु बाजार में भाग लेने के लिए रोजगारशुदा होना आवश्यक नहीं है। पहले उस व्यक्ति की दूध की मांग इच्छा मात्र थी, पर अब प्रभावी मांग बन जाती है। अब बाजार मांग में इस व्यक्ति की मांग जुड़ गई और दुग्ध उत्पादक को इस मांग को ध्यान में रखकर उत्पादन करना होगा। अतः वस्तुओं की मांग के अस्तित्व के लिए दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला, व्यक्ति की उस वस्तु को पाने की इच्छा हो। दूसरा, इस वस्तु को पाने के लिए आय, क्रय शक्ति या भुगतान क्षमता हो। साथ ही यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति कीमत चुकाना चाहता है। 2.5 वस्तु का मांग वक्र। भाग 2.4.1 में हमने एक वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में बातचीत की है, पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि उन कारकों के अतिरिक्त भी कितनी ही बातें वस्तु की मांग को प्रभावित कर सकती हैं। फिर भी जिन 4 कारकों के विषय में पहले चर्चा की गई है वही मांग के प्रमुख निर्धारक माने जाते हैं। यदि हम वस्तु की अपनी कीमत के अलावा शेष तीनों कारकों का मान स्थिर मान लें तो वस्तु की अपनी कीमत और उसकी मांग में संबंध स्पष्ट हो सकता है। इसी को हम मांग फलन, मांग सारणी या मांग वक्र का नाम देते हैं। मांग सारणी वस्तु कीमतों तथा उनके साथ जुड़ी संभावित उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा दिखाती है। मांग वक्र किसी वस्तु की अपनी कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध दर्शाता है। यह मात्रा तथा कीमत के बीच फलनीय संबंध दिखाता है। मान लीजिए वस्तु x है, उसकी मांग Qx⁴ और उसकी कीमत Px है, तो इस वस्तु का मांग फलन का स्वरूप यह होगा Qx⁴ F × Px। यह फलन केवल इतना बताता है कि मांगी गई मात्रा वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। यहाँ कीमत कारण है और मांग प्रभाव। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि इस फलन में Px स्वतंत्र चर है तथा Qx⁴ उस पर आश्रित चर है। इन्हें ही क्रमशः बहिर्जात तथा अंतर्जात नाम भी दिया जा सकता है। इस मांग फलन की परिभाषा शेष सभी बातें पूर्ववत रहने की मान्यता के आधार पर की जाती है। इसका अर्थ यह है कि यदि कीमत के अतिरिक्त मांग पर प्रभाव डालने वाले अन्य कारक स्थिर रहें तो मांग फलन वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी देता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी वस्तु की व उसकी मांग के संबंधों का विश्लेषण किया जाता है तो मांग का प्रभाव डालने वाले कारकों को स्थिर माना जाता है। इन अन्य प्रभावी कारकों में संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आमदनी तथा उपभोक्ता की पसंद शामिल होती है। मांग वक्र का रेखाचित्र द्विआयामी होता है। हम क्षैतिज अक्ष पर मांगी गई मात्रा, शीर्ष अक्ष पर कीमतें दर्शाते हैं। इसे हम समझने हेतु क्रमशः पड़ी रेखा तथा खड़ी रेखा भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि वस्तु की कीमत तथा मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। मांग वक्र
का बाएं से दाएं नीचे की ओर जाना इस संबंध को दर्शाता है। सुविधा के लिए हम ऐसा वक्र सीधी रेखा वाला मांग वक्र ले लेते हैं जो कि चित्र 2.1 में दिखाया गया है। चित्र 2.1 OP कीमत पर उपभोक्ता DX वक्र के बिंदु N पर वस्तु की OQ मात्रा की मांग करता है। कीमत गिरकर OP हो जाने पर उपभोक्ता N बिंदु पर पहुंच जाता है। अब वह OQ मात्रा में इस वस्तु का उपयोग करेगा। वस्तु की मांगी गई मात्रा OX को हमने क्षैतिज अक्ष X अक्ष पर दर्शाया है और कीमत PX को शीर्ष अक्ष Y अक्ष पर। वस्तु की मात्रा सामान्यतः उस वस्तु की अपनी स्वाभाविक इकाइयों को दर्शाई जाती है। जैसे दूध की इकाई लीटर रहती है, इसी प्रकार हम कीमत रुपयों में जैसे 8 रुपये प्रति लीटर या 12 रुपये प्रति लीटर आदि में दिखाते हैं। दाहिनी ओर ढलवा मार्ग वक्र यह स्पष्ट करता है कि वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग अधिक हो जाती है। इसके विपरीत कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। यह उपभोक्ता का सामान्य व्यवहार है। मांग वक्र का ढलान दाहिनी ओर ही क्यों होता है, इस बारे में हम काफ़ी विस्तार से इकाई 4 और 5 में चर्चा करने वाले हैं। एक दाहिनी ओर ढलवा मार्ग वक्र ही मांग का नियम दर्शाता है। इस नियम के अनुसार अन्य सभी बातें स्थिर रहने पर उपभोक्ता कीमत कम होने पर ज़्यादा मांग करता है तथा कीमत बढ़ने पर पहले की अपेक्षा कम मांग करता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि मांग वक्र एक सीधी रेखा तो उससे जुड़ा हुआ मांग फलन एक रेखीय फलन होगा। यथा Qx⁻d = a - bpx या a मात्रा अवरोध तथा b ढलान है। b मूल्य के कारण होने वाली मांग के दर में परिवर्तन को दिखाता है। इस प्रकार एक और बात पर ध्यान देना आवश्यक, यद्यपि हम मांग को कीमत पर निर्भर मानते हैं, पर जब b = dq/dp मांग वक्र का रेखा चित्र बनाते हैं तो सामान्य गणितीय परंपरा से हटकर हम प्रतिलोम चित्र का रेखांकन करते हैं। सही मायने में चित्र 2.1 हमारे मांग फलन के प्रतिलोम स्वरूप अर्थात Px = a - bqx का चित्र है। यहाँ a = a/b है और यह कीमत अवरोध है तथा b = 1/b है और यह प्रतिलोम मांग वक्र का ढलान तथा dp/dq के समान है। नोट: अर्थशास्त्र में स्वतंत्र चर को शीर्ष अक्ष y अक्ष पर तथा आश्रित चर को क्षैतिज अक्ष x अक्ष दिखाने की परंपरा है। गणित में परंपरा इसके विपरीत है। अपने सामान्य रूप में मांग फलन Qdx = a - bpx यह बताता है कि विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता अधिकतम कितनी मात्रा खरीदने को तैयार होगा। इसी तरह प्रतिलोम मांग वक्र Px = a - bqx यह बताता है कि प्रत्येक मात्रा की उपभोक्ता अधिक से अधिक क्या कीमत चुकाने को तत्पर होगा। उसके पास उस कीमत को न चुकाने का केवल यह विकल्प बचता है कि वह उस वस्तु का उपयोग ही नहीं करे। इस तरह से मांग वक्र अपने दोनों ही स्वरूपों में उपभोक्ता की अधिकतम सीमा दिखाता है। OQ मात्रा के लिए कोई उपभोक्ता OP से अधिक कीमत नहीं देगा। दूसरे शब्दों में OP कीमत पर उपभोक्ता अधिक से अधिक OQ मात्रा ही खरीदेगा। उपभोक्ता द्वारा चुकाई गई कीमत का ही दूसरा नाम विक्रेता और औसत आय है। इसलिए प्रतिलोम मांग वक्र को हम औसत आगम AR वक्र का नाम देते हैं। जहाँ पर यह मांग वक्र कीमत अक्ष को स्पर्श करता है, वहाँ की मात्रा शून्य हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा कीमत स्तर है जिस पर उपभोक्ता को यह साहसी नहीं होता कि वह कुछ खरीदारी कर ले। ऐसी कीमत को निषिद्ध कीमत कहते हैं। 2.6 पूर्ति का अर्थ।
अपने तकनीकी ज्ञान और संसाधन मात्रा के अनुसार उत्पादन कर सकने की क्षमता को ही किसी उत्पादक अथवा फर्म की पूर्ति कहते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन होने पर ही उसकी पूर्ति संभव होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूर्ति उत्पादन के साथ ही जुड़ी हुई है। 2.7 वस्तु का पूर्ति वक्र। किसी वस्तु का कितना उत्पादन होगा या उसकी कितनी मात्रा बाजार में उपलब्ध कराई जाएगी, यह बात अनेक कारकों पर निर्भर है। इन कारकों में से प्रमुख हैं वस्तु की अपनी कीमत, उसके उत्पादन में लगे साधनों की कीमतें तथा प्रौद्योगिकी इत्यादि। सामान्यतः हम वस्तु का उसकी अपनी कीमत को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। इसी के अनुसार उत्पादक अपने पूर्ति संबंधी निर्णय लेता है। अतः किसी वस्तु की पूर्ति फलन का सामान्य स्वरूप इस प्रकार रहता है: Qx⁻s = Px। यहाँ x वस्तु का द्योतक है। यह फलन एक प्रकार का कारण प्रभाव संबंध दर्शाता है। इस फलन का अर्थ है कि वस्तु की कीमत तथा पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध है। यदि कीमत में वृद्धि होगी तो उत्पादक पहले की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा उत्पादित कर बाजार में भेजना चाहेगा। इसके विपरीत यदि बाजार कीमत में गिरावट आती है तो उत्पादक भी उत्पादन एवं आपूर्ति और कम करने को बाध्य हो जाता है। उत्पादकों का यही सामान्य व्यवहार होता है। पूर्ति फलन द्वारा दर्शाया गया यह संबंध भी मांग वक्र की ही भांति अन्य सभी बातें पूर्ववत रहने की मान्यता पर आश्रित है। इन पूर्ववत रहने वाली बातों में तकनीकी ज्ञान, साधनों की कीमतें तथा अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें आदि सम्मिलित हैं। एक आपूर्ति तालिका में किसी वस्तु X की विभिन्न कीमतों पर किसी उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मात्राएं दिखाई जाती हैं। यह तालिका बताती है कि बाजार में अलग अलग कीमतों पर यह उत्पादक कितनी मात्रा में यह वस्तु बेचने को तैयार होगा। इस तालिका का स्वरूप कुछ इस तरह हो सकता है: पूर्ति तालिका। वस्तु X कीमत प्रति इकाई रुपये में। वस्तु X की उत्पादित या बाजार में भेजी गई मात्रा इकाइयों में: 9 रुपये 100 इकाइयों में, 8 रुपये 80 इकाइयों में, 7 रुपये 75 इकाइयों में, 6 रुपये 65 इकाइयों में, 5 रुपये 45 इकाइयों में। इसी तालिका को हम द्विअक्षीय चित्र में भी दिखा सकते हैं। मांग वक्र की भांति यहाँ भी कीमत की शीर्ष अक्ष पर और पूर्ति की क्षितिजीय अक्ष पर मात्रा दिखाई जाती है। इसे ही पूर्ति वक्र कहा जाता है। हम चित्र 2.2 में उपरोक्त आंकड़ों पर आधारित पूर्ति वक्र दिखा रहे हैं। चित्र 2.2 जब मूल्य OP 0 है तो उत्पादक कुछ भी पूर्ति नहीं करता। जब मूल्य OP की ओर बढ़ता है, पूर्ति OQ1 होता है। जब मूल्य OP2 को पहुंचता है, तब उत्पादक OQ2 की पूर्ति को इच्छुक रहता है। पूर्ति वक्र रेखीय भी हो सकता है और वक्रीय भी। हम चित्र 2.3 क तथा 2.3 ख में ये दोनों दिखा रहे हैं। मुख्य बात यह है कि जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, उत्पादक पहले की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा बाजार में बेचने को प्रस्तुत होता है। ऊंची कीमत अधिक आपूर्ति को आकृष्ट करती है। चित्र 2.3 क तथा 2.3 ख दिखा रहे हैं कि पूर्ति वक्र रेखाएं और वक्रीय हो सकती हैं। ऊंची कीमत अधिक आपूर्ति को आकृष्ट करती है। बाजार आपूर्ति वक्र अथवा पूर्ति वक्र किसी बाजार में कार्य कर रहे सभी उत्पादकों के पूर्ति वक्रों का योग होता है, क्योंकि यह वक्र पूर्ति फलन का वक्र है। यह भी अन्य सभी बातें पूर्ववत रहने की मान्यता पर आधारित है और केवल वस्तु की अपनी कीमत तथा उपलब्ध कराई जा रही मात्रा के बीच के संबंध को ही दिखाता है। मांग तथा पूर्ति की अवधारणाओं की परिभाषाओं में संभावित शब्द पर बहुत बल दिया जाता है। प्रत्येक क्रेता तथा विक्रेता बाजार में कुछ पूर्वधारणाओं के साथ ही प्रवेश करता है। यदि क्रेता किसी विशेष कीमत तक ही खरीदारी के इरादे से बाजार में आते हैं तो अधिक कीमत वृद्धि उन्हें बिना कुछ खरीदे ही वापस जाने को मजबूर कर सकती है।
इसी प्रकार कीमत बहुत कम रहने पर जो विक्रेता ऊंचे दामों में माल बेचना चाहते थे उन्हें मायूस लौटना पड़ सकता है। अतः प्रत्येक क्रेता तथा विक्रेता बाजार के लेन देन में संभावित भागीदार ही होता है। वास्तव में कौन कितनी मात्रा खरीदता है या बेचता है यह सब तो उनकी बाजार कीमतों से अपेक्षाओं तथा वास्तविक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए मांग एवं पूर्ति की परिभाषाओं में संभावित पर इतना बल दिया जाता है। चित्र 2.4 पर गौर कीजिए। यह बाजार में OQ1 मात्रा आनी ही चाहिए, तो ऐसा OP1 स्तर पर ही संभव होगा। यदि कीमत E1 Q1 हो जाए तो OQ1 उत्पादन करना तथा बाजार में भेजना सहज नहीं होगा। यदि उत्पादक इस कीमत पर भी OQ1 का ही उत्पादन करेगा तो वह निश्चित रूप से घाटे में रहेगा। मांग वक्र की ही भांति पूर्ति वक्र भी उत्पादक विक्रेताओं की कितनी मात्रा बेचने की तैयारी है यह योजना है इसी बात को दर्शाता है। किसी कीमत स्तर पर उत्पादक ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मात्रा बेचना चाहता है इसी बात को हम पूर्ति वक्र द्वारा दिखाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि यदि हम यह सुनिश्चित करना चाहें कि किसी वस्तु की पूर्व निर्धारित मात्रा का उत्पादन अवश्य हो तो हमें इसकी न्यूनतम कितनी कीमत देने को तैयार रहना चाहिए। पूर्ति वक्र यह बताता है कि वस्तु का उत्पादक अपनी लागतें पूरी करने एवं कुछ सामान्य लाभ अर्जित करने हेतु न्यूनतम कितनी कीमत प्राप्त करना आवश्यक समझता है। 2.8 अर्थशास्त्र में कीमत का अर्थ। अर्थशास्त्री जब भी बात करते हैं वे किसी न किसी तरह की कीमत तक जरूर पहुंच ही जाते हैं। उनकी बातचीत में गेहूं या दूध की अथवा फिर कार या सब्जियां या फिर साधन सेवाओं की कीमतों जैसे मजदूरी या ब्याज भाड़ा सहज रूप से सम्मिलित रहते हैं। यदि बाजार में कोई वस्तु या सेवा है तो उसकी कीमत भी अवश्य ही होती है। कीमत दो प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। प्रथमतः हम कीमत को एक धारक वस्तु के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि सोना हमारा सामान्य मूल्य निर्धारक हो तो फिर हर वस्तु की सुनिश्चित मात्रा का मूल्यमान सोने की पूर्व निश्चित इकाइयों में व्यक्त होगा, जैसे 1 ग्राम सोना प्रति क्विंटल गेहूं आदि। इस बात पर ध्यान अवश्य दीजिए कि ऐसी व्यवस्था में मूल्यांधारक की अपनी कीमत सदा एक इकाई ही रहती है। सैद्धांतिक दृष्टि से किसी भी वस्तु को मूल्यांधारक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, पर व्यवहारिक दृष्टि से कुछ निश्चित गुणधर्मों वाली वस्तु ही इस कार्य को सहज भाव से पूरा कर सकती है। ये गुण है इस वस्तु की बहुत छोटी छोटी इकाइयाँ करना संभव हो, यह बहुत फैलावपूर्ण न हो, इसमें भौतिक क्षय नहीं होता हो तथा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता पूर्वक ले जाना संभव हो। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि हमारा वस्तु का सामान्य लेन देन में इस्तेमाल आशय करना नहीं है। इसे तो केवल लेख की ऐसी इकाई की तरह ही प्रयोग करना चाहते हैं जिसमें सभी अन्य वस्तुओं के मूल्य व्यक्त हो सके। अतः मूल्यांधारक की इकाइयों में व्यक्त कीमतें विभिन्न वस्तुओं की विनिमय दरें ही बन जाती हैं। सभी इकाइयाँ XI/XG तरह के अनुपात है, जहाँ X वस्तु की I सहज प्रकृति इकाई है तथा XG सोने की इकाई है। कीमत को व्यक्त करने का दूसरा तरीका इसे लेखा के एक परम इकाई में व्यक्त करना है। इसके साथ कोई भौतिक तत्व नहीं जुड़ा होता। यदि किसी वस्तु की एक इकाई बेची जाती है तो क्रेता के खाते में कुछ लेखा इकाइयाँ जुड़ जाती हैं। खरीदार के खाते से उतनी ही लेखा इकाई घटाना इसी लेन देन का दूसरा पहलू होता है। इस तरह किसी वस्तु की कीमत खाते में जोड़ी गई या घटाई गई प्रति इकाई लेखा इकाइयों की संख्या बन जाती है। भारत में रुपया ऐसी ही लेखा इकाई है। अतः किसी भी वस्तु की कीमत उसकी एक इकाई के बदले लिए जाने वाले रुपयों की संख्या ही होगी। नोट और सिक्कों का अपना कोई निहित मूल्य नहीं होता। ये तो केवल सभी खातों में जमा में दिखाई जाने वाली रेखा इकाइयों का चिन्ह मात्र है। उपरोक्त दोनों विचारों की तुलना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दूसरी अभिव्यक्ति ही वास्तव में कीमतों का सही व्यवहारिक स्वरूप है।
2.9 संतुलन तथा असंतुलन का अर्थ। अन्य कई अवधारणाओं की तरह अर्थशास्त्र में संतुलन की अवधारणा भी भौतिकी, विशेष रूप से यांत्रिकी भौतिकी से ली गई है। यांत्रिकी में संतुलन वह अवस्था है जब विभिन्न परस्पर विरोधी शक्तियों के प्रभाव के अधीन कोई पिंड अपनी यथास्थिति में ही बना रहता है। दूसरे शब्दों में विभिन्न शक्तियों के प्रभाव एक दूसरे को इस प्रकार काट देते हैं कि पिंड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। दोनों ओर की शक्तियों में संतुलन हो जाता है। इसी तरह अर्थशास्त्र में भी बाजार में तभी संतुलन होता है जबकि संभावित क्रय और विक्रय शक्तियां संतुलन में आती हैं। दूसरे शब्दों में जब संभावित विक्रेता उतनी ही मात्रा बेचना चाहते हैं जितनी कि संभावित क्रेता खरीदने के लिए तत्पर हैं, तो बाजार में संतुलन आ जाएगा। जिस कीमत पर यह क्रय विक्रय तय होता है वही संतुलन कीमत होगी तथा जिनकी मात्रा का इस इकाई का विनिमय होता है उसी को संतुलन मात्रा कहा जाता है। संतुलन की यह अवधारणा स्थैतिक है। यह बाजार में आराम की स्थिति की सूचक है। जब तक मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में कोई बदलाव नहीं आता, बाजार में प्रत्येक विनिमय काल में उसी कीमत पर उतना ही लेन देन होता रहता है। बाजार के आराम के रूप में यह संतुलन की परिभाषा की गई है। संस्थापक नियो क्लासिकल अर्थशास्त्र में संतुलन के विचार को कुछ अलग प्रकार से बताया गया है। यहाँ संतुलन की परिभाषा व्यक्तियों यानी बाजार के भागीदारों द्वारा चुनी हुई स्थिति के रूप में की जाती है। ग्रेवल एवं रीस के अनुसार संतुलन वही होता है जहां आर्थिक एजेंट अपने आप को उसी स्थिति में पाते हैं जिसमें वे अपने आप को पाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि किसी कीमत पर जितना माल सभी उत्पादक बेचना चाहते हो बिक सके तथा जितना क्रेता लोग खरीदना चाहते हो खरीद सके एवं यह खरीदी बेची गई मात्रा भी एक समान ही हो, तो बाजार में संतुलन होगा। इस बात की संभावना रहती है कि संतुलन की दोनों अवधारणाएं हर परिस्थिति में समान रूप से लागू नहीं, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत निर्धारण मॉडल में जहां मांग एवं पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, उसी बिंदु पर संतुलन संबंधी दोनों अवधारणाएं एक समान ठीक बैठती है। स्थैतिक व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमारा संबंध बाजार की संतुलन स्थिति से ही है। जब बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के बीच संतुलन नहीं रहता तो इसे ही असंतुलन का नाम दिया जाता है। जितनी मात्रा उपभोक्ता खरीदना चाहते हैं उस कीमत पर उत्पादक उतनी मात्रा बेचने को तत्पर नहीं होते। ऐसी स्थिति में बाजार में या तो माल ज़्यादा होने लगता है या फिर वस्तु की कीमत हो जाती है या फिर वस्तु की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार सरकार बाजार को संतुलन में लाने के लिए अपने पास सुरक्षित भंडारों के माध्यम से बाजार में सक्रिय हो सकती है। बाजार के असंतुलन को सुधारना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा आर्थिक विश्लेषण गत्यात्मक कहलाता है। इसमें विभिन्न समय बिंदुओं पर बाजार का व्यवहार निहित रहता है। बाजार के असंतुलन की स्थिति में आर्थिक निर्णय करने वाले अधिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वास्तव में तो संतुलन की स्थिति कभी भी प्राप्त नहीं हो पाती। अर्थव्यवस्था संतुलन की ओर जैसे ही बढ़ने लगती है, कोई न कोई गत्यात्मक शक्ति संतुलन प्राप्त करने में रुकावट डाले देती है। अतः यह कहा जा सकता है कि गत्यात्मक शक्ति संतुलन प्राप्त करने में रुकावट डाल देती है। अतः यह कहा जा सकता है कि असंतुलन का अध्ययन ही अधिक प्रासंगिक है, लेकिन इसकी अपेक्षा संतुलन का विश्लेषण सरल है और उसे करना आसान भी है। 2.10 सारांश। हमने इस इकाई का आरंभ समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच भेद से किया था। ये दोनों ही स्वरूप एक बाजार आश्रित अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का अलग अलग ढंग से ज्ञान कराते हैं। इनमें केवल समूहन और विसमूहन के स्तर का ही अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम विसमूहन को इस स्तर तक ले जाते हैं कि केवल एक ही उपभोक्ता या एक ही उत्पादक विक्रेता के व्यवहार पर चर्चा केंद्रित हो जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक इकाइयों तथा बाजारों को इस प्रकार समूहन करते हैं कि हमें उपभोग, निवेश, रोजगार या फिर वस्तु बाजार, मुद्रा बाजार या साधन बाजार जैसी बड़ी बड़ी श्रेणियों के ही व्यवहार पर चर्चा करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र आंशिक संतुलन विश्लेषण पर आधारित है। इसमें प्रत्येक बाजार का अध्ययन शेष अर्थव्यवस्था को अलग रखते हुए किया जाता है, पर
समष्टि अर्थशास्त्र व्यापक संतुलन पर आधारित है, जिसमें सभी बाजार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अर्थशास्त्र समष्टि हो या व्यष्टि बाजार से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने बाजार की अवधारणा अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से एक आम आदमी भले ही बाजार को ऐसा स्थान मानता हो जहां क्रेता विक्रेता अपने अपने लाभ की दृष्टि से सौदेबाजी करते हों, पर अर्थशास्त्र की दृष्टि से जब कोई दो व्यक्ति, स्थान या संदर्भ कुछ भी हो लेन देन करना चाहते हो, बाजार बन जाता है। इस प्रकार किसी तरह की भौतिक सीमाओं का मोहताज नहीं रहता। ऐसा परिवहन एवं संचार की आधुनिक तकनीक के विकास के कारण संभव हुआ। बाजारों में संभावित उपभोक्ता क्रेता तथा उत्पादक विक्रेता लेन देन करते हैं, अतः क्रेताओं के मांग फलन एवं विक्रेताओं का पूर्ति फलन ही वे दो शक्तियां हैं जो बाजार में संतुलन, कीमत एवं उस कीमत पर खरीदी बेची गई मात्रा का निर्धारण करती हैं। हमने कीमत को एक लेखा इकाई के रूप में परिभाषित किया है। यह इकाई अमूर्त भी हो सकती है तथा वास्तविक भी। भारत में वस्तुओं की कीमतें हम रुपयों में व्यक्त करते हैं। किसी वस्तु की एक इकाई के लिए दिए गए रुपये ही उस वस्तु की कीमत कहे जाते हैं। अर्थशास्त्र में संतुलन कीमत व कीमत है जिस पर मांगी गई मात्रा पूर्ति के समान होती है। इस कीमत पर बाजार में खरीदार उतनी मात्रा लेना चाहते हैं जितनी की विक्रेता बेचने को उत्सुक हैं, अतः विक्रेता के लिए आया सारा माल बिक जाता है। मांग वक्र दाहिनी ओर ढलवा होता है तथा पूर्ति वक्र दाहिनी ओर उठता हुआ होता है, अतः संतुलन कीमत के अतिरिक्त किसी भी अन्य कीमत पर बाजार में असंतुलन होगा, अर्थात यह तो मांग पूर्ति से अधिक होगी या कम रह जाएगी। मांग एवं पूर्ति के एक समान न होने का ही दूसरा नाम बाजार का असंतुलन है। यह असमानता ऐसी प्रक्रिया को जन्म देती है कि मांग अथवा पूर्ति अथवा दोनों ही में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं कि बाजार पुनः संतुलन की ओर अग्रसर होता है। संतुलन की ओर बाजार की यात्रा तभी सफल हो पाती है जबकि मांग एवं पूर्ति वक्र सामान्य आकार प्रकार के हो, अन्यथा यदि संतुलन हो भी तो वह स्थायी नहीं रहता। 2.11 शब्दावली। नंबर 1, असंतुलन। विरोधी शक्तियों के बीच संतुलन का अभाव। जब मांग एवं पूर्ति की शक्तियों का सामंजस्य नहीं रहता तो असंतुलन हो जाता है। नंबर 2, मांग चक्र। अन्य बातें पूर्ववत रखने पर विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता कितनी मात्रा में वस्तु को खरीदना चाहता है, इसी संबंध को दर्शाने वाला रेखा चित्र। नंबर 3, पूर्ति एवं पूर्ति फलन। पूर्व निर्धारित संसाधन, कीमतों तथा तकनीकी ज्ञान स्तर पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की उत्पादन मात्रा उसकी पूर्ति है। इस कीमत पर पूर्ति के बीच के संबंध को ही पूर्ति फलन का नाम दिया जाता है। नंबर 4, कीमत। किसी वस्तु की इकाई के लिए प्राप्य मूल्यांधारक व्यवहार में मुद्रा की इकाइयों की संख्या। नंबर 5, बाजार। जब भी दो या अधिक व्यक्ति कुछ क्रय विक्रय करने के लिए तैयार हों, बाजार का सृजन हो जाता है। यह बाजार सामान्य काल या स्थान की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं रहता। आधुनिक संचार व्यवस्था के विकास ने बाजार को भौगोलिक सीमाओं से मुक्त कर दिया है। नंबर 6, मांग। वे मानवीय इच्छाएं जिन्हें पूर्ति करने के लिए कीमत भुगतान करने की इच्छा तथा योग्यता हो, यह प्रभावी मांग है, केवल आकांक्षा मात्र नहीं। नंबर 7, मांग फलन। अन्य बातें पूर्ववत रहने पर वस्तु की अपनी कीमत एवं उसकी मांग की मात्रा के बीच का संबंध। नंबर 8, व्यष्टि। विश्लेषण की एक छोटी सी इकाई। नंबर 9, संतुलन। परस्पर शक्तियों के समान होने की स्थिति। बाजार में जब मांग तथा पूर्ति बराबर हो जाए तो मांग शक्तियों तथा पूर्ति शक्तियों के बीच सामंजस्य हो जाता है।